Hey everyone, this is Sareem Awais and we are going to study about Ferdinand movie under the lens of anthropomorphism. So, anthropomorphism and human animal connections in the movie. So ये हमारा मेन टाइटल है जिसको हम पूरे अपने आज के लेक्चर में वैल्यूएट करने वाले हैं कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म और ह्यूमन एनिमल कनेक्शंस जो हैं वो मूवी के अंदर किस तरह हमें दिखाई देते हैं। सो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के टर्म हम उसको भी आगे जाके हम उसको एवेलुएट करेंगे, उसके बारे में हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके टर्म की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। सो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, अगर हम इसकी वर्ड्स के बारे में बात करें तो ये एक्चुअली वर्ड जो है ना एक ग्रीक लैंग्वेज से आया है हमारे पास, जो कि दो वर्ड से है। एक एंथ्रोपोस विच मीन्स ह्यूमन एंड द सेकंड वन इज़ मॉर्फ विच मीन्स फॉर्म। और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू वर्ड आता है दैट इज़ ह्यूमन फॉर्म। सो ये हमारे पास एक क्रिटिक कह लें, आप कोई ऑथर कह लें, ये हमारे पास है मैरी मिडले। इसने अपने एक रिसर्च आर्टिकल में कोट किया था एनिमल्स एंड वाई दे मैटर। इसने कहा था कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज द एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज और ऑब्जेक्ट्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। अब मिडले ने ये एक्सप्लेन किया है कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म टर्म है क्या। इसने कहा कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एक ऐसी टर्म है जो कि हम ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स जो हैं वो हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ ऑब्जेक्ट्स को देते हैं, लाइक एनिमल्स को, प्लांट्स को और यहाँ तक कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पे उसको बोलते हैं जो कि नॉन ह्यूमन्स हों, लाइक हम यहाँ पे रिलीजियस फिगर्स भी ले सकते हैं, लाइक क्राइस्ट, गॉड एंड गॉडेसेस। दे आर नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। सो इनको हम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमें पता चलता है कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की जो ओरिजिन है ना वो कहाँ से। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का तो हमें पता चलता है कि जो एंशियंट रिलीजियस ट्रेडिशंस थे ना, जहाँ पे गॉड और गॉडेसेस थे, वहाँ से हमें इसका ओरिजिन पता चलता है। लाइक एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट्स नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। सो गॉड एंड गॉडेसेस आर ऑल्सो नॉन ह्यूमन एंटिटीज़। सो वहाँ से इसका ये रिलीजियस फिगर्स जो है ना उनके ज़रिए से हमें इसका एक ओरिजिनेशन पता चलता है। अगर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ग्रीक, एंशिएंट ग्रीक की बात करते हैं तो ट्रेडिशंस तब उनके क्या थे, उनमें अच्छा एक चीज़ मानी जाती थी, आप उनका एक हॉली फिगर कह लो या आप उनका एक क्रिएचर समझ लो। एक ऐसा था जिसका हेड जो था वो एनिमल का था, बट उसकी जो बॉडी थी ना वो ह्यूमन लाइक थी। उसको भी हम एंथ्रोपोमॉर्फिक एक अब क्या कह लें, एक एंटिटी बोला जा सकता है। द नेक्स्ट वन, एक ग्रीक मेथडोलॉजी ऑल्सो डिपिक्टेड गॉड एंड गॉडेसेस। सो ग्रीक मेथडोलॉजी आई थिंक इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर एवरी वन। लाइक ग्रीक मेथोलॉजी एक ऐसी मेथोलॉजी है कि जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सी स्टोरीज आती हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत सी टर्म्स आती हैं और हमारे पास गॉड एंड गॉडेसेस आते हैं। लाइक ग्रीक्स जो थे ना, उन्होंने हर चीज़ का एक गॉड और एक गॉडेसेस को एक बना दिया गया था। लाइक अर्थ का गॉड है, वाटर का गॉड है, सन का गॉड है, मून का गॉड है। यहाँ पे हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं हेरा और ज्यूस की, ये इनके गॉड है, गॉडेसेस का नेम है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मिथोलॉजी के बाद, ग्रीक मिथोलॉजी के बाद अगर हम मिडल एजेस में आते हैं ना, तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आ गई। अब एंथ्रोपोमॉर्फिक आर्ट हो गई शुरू, ठीक है, बिकेम पॉपुलर स्पेशली इन क्रिश्चियन रिलीजन। अब आर्ट किस तरह पॉपुलर हुई, लाइक अब सेंट के पिक्चर्स, क्राइस्ट के पिक्चर, दिस इज ऑल्सो एन एंथ्रोपोमॉर्फिक वन। लाइक दे आर नॉन ह्यूमन एंटिटीज, तो हम इसको भी एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। अब उसके बाद हम रेनेसांस के पीरियड में आते हैं। तो रेनेसां पीरियड जो जिसको हम बोलते हैं रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जब रीबर्थ होती है लर्निंग की, तो तब हम क्या देखते हैं, अब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है ना वो आर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। बेटा यहाँ पे आर्ट जो है ना, सिर्फ हम एक ड्राइंग को नहीं बोलते। आर्ट इज़ ऑल्सो अ पीस ऑफ लिटरेचर, इज़ अ टेक्स्ट ऑल्सो, अ पोम, और वी कैन से दैट अ सॉन्ग एज वेल। सो उसको भी हम एंथ्रोपोमॉर्फिक ही कैटेगरी में लेकर आएंगे। जब हम अब रेनेसांस के बाद जब हम लिटरेचर में डायरेक्ट आते हैं तो हमें तब पता चलता है कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो है ना बिकेम पॉपुलर इन फैबल्स। फैबल्स ऐसी कहानियाँ होती हैं जो मॉरल स्टोरीज होती हैं, जिससे कोई मॉरल मिले हमें, ठीक है, वेयर एनिमल्स वर गिवन ह्यूमन लाइक ट्रेट्स एंड यूज टू कन्वे मोरल लेसन्स। अब ये ऐसी कहानियाँ होती थी कि जहाँ पे एक एनिमल जो थे ना वो ह्यूमन के मतलब क्वालिटीज़ थी उनके पास, वो उसी तरह का रिएक्ट करते थे, उसी तरह की क्वालिटीज़ शो करते थे, तो उसको हम एक मॉरल स्टोरीज डिपिक्ट करते थे, वो उनको हम फेबल्स बोलते हैं। यहाँ पे अब यॉनराज चेंज हो गया हमारे पास।
अब लाइक इफ में हम कह सकते हैं लाइक फेरी टेल्स एग्जिस्ट नहीं करती, फेरीज एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर ऑल्सो इन एनिमेट थिंग्स। सो अब आफ्टरवर्ड्स हम 20th सेंचुरी पे आते हैं, तो अब एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बिकेम प्रेवलेंट इन पॉपुलर कल्चर, स्पेशली इन एनिमेटेड फिल्म्स एंड टीवी शोज़। अब यहाँ पर जो है ना, पहली मूवीज़, पहले कार्टून्स पहले भी थे। अब क्या हुआ, अब वो मूवीज़ में ज़्यादा फेमस होने लग गया, ठीक है। अब मूवीज़ बनने लगी और टीवी शोज़ में, लाइक अब हम आप देखते हो कि टीवी शोज़ में भी कार्टून्स की डिपिक्शन होती है, कोई कार्टून का गेटअप करके आया होता है, तो उसमें भी कार्टून्स को प्रमोट किया जाता है, एनिमल्स का गेटअप करके आया होता है। सो अगर हम अब टुडे 21st सेंचुरी की बात करते हैं, तो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म इज स्टिल प्रेवलेंट इन एंटरटेनमेंट मीडिया। अब एंटरटेनमेंट मीडिया में किस तरह आया, अब हम देखते हैं हमारी एडवर्टाइजमेंट्स में एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं, एनिमल्स डांस कर रहे हैं, एनिमल्स बोल रहे हैं, एनिमल्स भाग रहे हैं, एनिमल्स ये कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें क्या हुआ कि यहाँ पर भी हमें एक एनिमल्स को सिर्फ वो देखना, एक सिर्फ देखना नहीं है, मगर बट अगर हम उसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना, तो हमारे पास उसका एक बहुत सारा एक मतलब फुल एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, दैट इज़ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। ओके, सो नेक्स्ट वन। अब हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आ गया, हमने टर्म को अच्छे से आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोमॉर्फिज्म एंड इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास एक पोस्टर, एक्चुअली दिस इज द पोस्टर ऑफ द मूवी फर्डिनेंड। हम इस पोस्टर में देख रहे हैं एक बुल है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची है। एक्चुअली दिस बुल इज़ फर्डिनेंड, इसका नेम फर्डिनेंड है, एंड दिस गर्ल इज़ नीना, इसका नेम नीना है। सो मूवी फर्डिनेंड जो है ना, ये एक स्टोरी है। अगर इसमें मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगी, स्पेन का रेफरेंस देना चाहूँगी। स्पेन में हर ईयर बुल फाइटिंग होती है, ठीक है। उनका एक एक आप कह लो इनका कल्चरल फेस्टिवल है, इनका ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, और हम कह सकते हैं इनका एक एंशियन फेस्टिवल है, जो कि इनके आई थिंक एंसेस्ट्रल से चलता आ रहा है, एंसेस्टर से चलता है, उनके आबा अजदाद से चलता आ रहा है। तो हम इसमें देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अब ये बुल जो है ना फर्डिनेंड, ये एक्चुअली एक फार्म में रहता है जहाँ पे बहुत से एनिमल्स रहते हैं, बुल्स रहते हैं वहाँ पे, हॉर्सेस हैं और डॉग भी है वहाँ पे, और गॉड भी है। फर्डिनेंड जो है वो सब में लविंग है, लविंग कैरेक्टर है ये। मतलब ये हमारे पास एक आता है एंटी वायलेंस, सॉरी वायलेंस कैरेक्टर है हमारे पास, जो कि टोटली ऑपोजिट है वायलेंस के, एग्रेशन के, ऑपरेशन के। ये हमारे पास एज अ सिंबल ऑफ आप कह लो इनोसेंस। यहाँ पे ये द मूवी फर्डिनेंड इज अ स्टोरी अबाउट अ बुल नेम्ड फर्डिनेंड हु इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर बुल्स। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग एंड एग्रेशन बट रादर enjoys स्मेलिंग फ्लावर्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद हिज फ्रेंड्स। सो ये इस लाइन से ही, इस दो स्टेटमेंट से ही हमें पता चल गया फर्डिनेंड की नेचर का और हमें मूवी की डिपिक्शन का। सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमारे पास अब कुछ कैरेक्टर्स हैं, and remember one thing, I use the statement like, or the topic, some anthropomorphic characters instead of using some animals or animated characters। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपोमॉर्फिक वही आ गया कि यही ह्यूमन लाइक डिपिक्शन कर रहे हैं, इसी तरह के हम ह्यूमंस भी हैं रियल में। लाइक हमारे पास सबसे पहला करेक्टर आता है गोपो। सो गोपो को मूवी में बोला गया है ब्रेनलेस ब्यूटी। इसको ब्रेनलेस ब्यूटी इसलिए बोला गया है, एक्चुअली ही वॉज इन अ फाइट। वो एक फाइट में होता है, बुल्स के साथ ही लड़ाई कर रहा होता है, क्योंकि इसको बुल फाइटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये फाइट करता है बाकी बुल्स के साथ, तो इसका एक हॉर्न जो होता है, इसका एक सींग जो होता है, वो टूट जाता है, जिसकी वजह से नाउ ही इज़ टोटली यूजलेस। अब वो यूजलेस है, ना तो वो फाइटिंग कर सकता है फ्यूचर में, ना ही प्रेजेंट में। तो अब उसको बूचर हाउस लेके जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसको स्लॉटर कर दिया जाएगा। अब लेके तो उसको बूचर हाउस लेके जाया जा रहा है, बट उसको समझ नहीं आ रहा उसको कहाँ लेके जा रहा है। एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, ही इज़ ग्रीटिंग टू हिज फ्रेंड्स, और वो बहुत ही खुश है कि देखो मैं जा रहा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, अब तुम लोग इन्फीरियर हो, मैं नई जगह पे जा रहा हूँ। वो बहुत खुश होकर बोल रहा है, बट उसको एक्चुअली लेके जा रहा है बूचर हाउस में, लेके जाया जा रहा है। और बाकी करेक्टर्स को पता है, दे नो कि हाँ ये किधर जा रहा है। Okay, so second one character is Loop. Loop, actually a female character, the only one character among these animals, these anthropomorphic characters. इसको मूवी में बोला जाता है मैस्कुलिन गर्ल अ फेमिनिन और फेमिनिन बॉय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं। ये फीमेल है बट ये उन सब कैरेक्टर्स के ऊपर रूल करना चाहती है, ये अपना एक होल बिल्ड करना चाहती है उनके ऊपर। लाइक अब वो भी, हम फेमिनिज्म के बारे में अगर हम बात करें ना, तो फीमेल जो है ना उनको सब्जुगेट किया जाता है, बट दे आर कंटिन्यूसली इन अ अर्ज टू गेट some respect from the society and get some point, or we can say that
बेटर पोजीशन इन द सोसाइटी। सो यही लूप करती है, लूप जो है ना कंटिन्यूसली अपना एक होल क्रिएट करना चाहती है, अपना एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती है, अपनी एडवाइजेस देती है हर करेक्टर को। सो द नेक्स्ट वन इज़ वेलियंटी। वेलियंटी हमारे पास हमारा एक डायनामिक करेक्टर है। एक्चुअली ही इज़ द विलन, बट ये स्टार्टिंग में हमें लगता है दैट ही इज़ द एंटागनिस्ट, ही इज़ द विलन, बट नो, ये डायनामिक करेक्टर है। डायनामिक करेक्टर हम उसको बोलते हैं जो करेक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड टाइम तक, स्टोरी की एंड तक चेंज हो जाता है, मतलब एक स्टैटिक एक तरह का नहीं रहता। इसके अंदर भी हमें इस तरह पता चलता है लाइक ये सबसे पहले बहुत एग्रेसिव किस्म का होता है, एक रूड किस्म का होता है ये, ठीक है। ये फर्डिनेंड से बहुत लड़ाई करता है, उसको उसको बुरा भला बोलता है, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ, तुम इन्फीरियर हो, कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स इसके अंदर होता है। तो हमें पता चलता है इसको वेलियंटे जो है ना, वेलियंटे को यहाँ पे वो पकड़ लेते हैं जब। इसके साथ भी सेम गुपो वाला केस होता है, इसका भी एक हॉर्न कट जाता है जिसकी वजह से नाउ ही इज़ यूजलेस। बट इसको जब बुचर हाउस लेके जा रहे होते हैं तो इसको फर्डिनेंड ही होता है जो इसको बचाता है, और उसके सब दोस्त होते हैं कि ये इसको ना लेके जाया जाए। तो जब इसको वहाँ से सेवेज किया जाता है ना, तो उसके अंदर जो एक एक विलेनियस टाइप की नेचर होती है ना, वो कन्वर्ट हो जाती है एक इनोसेंट वन के तौर पे। अब इसकी नेचर बिल्कुल चेंज हो गई है, अब एक लविंग वन है, और अब ये भी सेम फर्डिनेंड का दोस्त बन चुका है, जो कि पहले क्या था, उसका एक एनिमी था। सो द नेक्स्ट वन इज़ पैको। पैको को कहा गया है लवली बैड लायर। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये झूठ बोलता है, कोई बात जो नहीं बतानी होती ये बता देता था, और ये मोस्टली क्या करता था, झूठ बोलता था एज अ फन। सो अब हम देखें, द फर्स्ट वन इज़ गोपो, लू, विलियंटी एंड पैको। इन सब की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हर ह्यूमन में पाई जाती हैं। वी ऑल ह्यूमन डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पर जो है ना, हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एनिमल्स में नहीं, ये एक्चुअली डिपिक्शन हम ह्यूमंस की ही है। सो द नेक्स्ट वन, हम मेरे पास आप देखें 2 पिक्चर्स हैं एक स्लाइड के अंदर। द वेरी फर्स्ट पिक्चर जो है ना, वहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर है, उसके नीचे मैंने उसका डायलॉग लिखा है, और उसके नीचे उसका टाइम मेंशन है कि ये डायलॉग कब हमें इस मूवी में नज़र आता है। हम देखते हैं अब ये फर्डिनेंड, ये इसका चाइल्डहुड है फर्डिनेंड का। अब फर्डिनेंड जो है एक फ्लावर को पानी दे रहा है, ठीक है, और उसको वो कह रहा है, हे बडी आई टोल्ड यू I'd बी बैक। अब वो उसको कह रहा है कि मैं दोस्तों में मैंने कहा था ना मैं वापस आ जाऊँगा। तो देखो, एक इनोसेंट इज़ अ सिंबल ऑफ इनोसेंट है हमारे पास फर्डिनेंड, तो फ्लावर इज़ ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इनोसेंस। लाइक वो भी एक उसकी तरह ही मासूम है, और वो उसकी ही केयर करता है, और वही वहाँ पे उसका एक फ्रेंड है। बिल्कुल नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्डिनेंड को सब तंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो एक फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे बातें कर रहा है। नाउ दे आर मेकिंग फन ऑफ हिम, लाइक तुम किस तरह हो, तुम एक फ्लावर की हेल्प, फ्लावर है तुम्हारा दोस्त, तुम उसको मतलब तुम्हें अच्छा लगता है उससे बातें करना, तो उसका ना एक तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे फर्डिनेंड कहता है, यू कैन हिट मी इफ़ यू वॉन्ट बट लीव द फ्लावर अलोन। कहता है तुम लोग चाहते हो ना, तुम लोगों ने हिट करना है, मारना है तो मुझे मार लो, बट इस फूल को कुछ मत बोलो, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से ना आप हमें एक मतलब चीज़ नज़र आती है कि नेचर जो है ना, नेचर का लव टूवर्ड्स नेचर। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस कोट किया है शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वीनस में। यहाँ पर ना वो एक बोलता है, आइज़ आर द विंडोज़ ऑफ द सोल। तो अगर हम मूवी में जब देखते हैं ना, जब ये फर्डिनेंड बोल रहा होता है, यू कैन हिट मी इफ़ यू वांट बट लीव द फ्लावर अलोन, तो इसकी आइज़ के अंदर ना एक इनोसेंस होता है, इसकी वाइडन आइज़, और इसके अंदर एक इनोसेंस, और एक बहुत ही फियरफुल भी होता है कि नहीं नहीं इसको कुछ मत करो, तुम मुझे जो मर्ज़ी कर लो। सो यहाँ पर मैंने रेफरेंस भी कोट किया, आपको मैं हर पिक्चर के साथ साथ रेफरेंस कोट करके बताऊँगी, इस तरह हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर वे में हो जाती है। सो नेक्स्ट वन में हम देखते हैं, हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में फर्डिनेंड जो है, वो जो बेबी फर्डिनेंड है, वो अपने फादर से कॉन्वर्सेशन कर रहा है। अब यहाँ पे उसके फादर को एक्चुअली बुल फाइटिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। तो यहाँ पे उसका फादर जा रहा है और उसको बोलता है, एंड यू आर गोना बी द चैम्प। एक्चुअली ये जो वर्ड बोला है ना, यू आर गोना बी द चैम्प, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में तुम भी सिलेक्ट होगे बुल फाइटिंग के लिए। वहाँ पे ये लोग बहुत आप कह लो कि एक अच्छा माना जाता था कि अब हम सिलेक्ट हो गए हैं, एंड वाओ लाइक वी आर सुपीरियर्स, हम बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, हमें सिलेक्ट कर लिया गया है। तो ये उनके लिए एक प्राइड की बात होती थी। अब आगे हम बात करते हैं, तो फर्डिनेंड कहता है, कैन आई बी अ चैम्प विदाउट फाइटिंग में भी।
यहाँ पे देखें फिर हमारे पास वही आ गया कि ये अग्रेशन के अगेंस्ट बोल रहा है, फाइटिंग के अगेंस्ट बोल रहा है, वायलेंस के अगेंस्ट बोल रहा है, कि मतलब ये चाहता है कि मैं कहते हैं मैं चैम्प वैसे भी बन सकता हूँ, मैं चैम्पियन बन सकता हूँ फाइटिंग के बगैर, क्या मैं नहीं बन सकता? ये आस्किंग ही वाज आस्किंग क्वेश्चन टू हिज फादर। वो अपने बाप से ये बात पूछता है। यहाँ पे मैंने एक और सा रेफरेंस ऐड किया गया है, कोर्ट्स का रेफरेंस ऐड किया है, उसकी सेइंग को मैंने ऐड किया जो कि उसने अपने एक आर्टिकल में कोट की है जिसका नेम है नेचर वेस्टर्न एटीट्यूड्स सिंस एंशियंट टाइम्स। सो कोर्ट्स आर्ग्यूज दैट एनिमल्स अदर देन ह्यूमंस कैन फील इमोशंस, but long ago believed that animals possess the same range of emotions as humans. एक्चुअली ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं, एंड ये रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं जो ये टोटली रिसर्च पे बेस होते हैं, लाइक इट्स नॉन फिक्शनल वंस। लाइक अब उन्होंने सर्वे किया होता है, एक एक एक्सपीरियंस किया होता है थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। अब कोर्ट्स जो है वो आर्ग्यू करता है कि एनिमल्स जो है ना ह्यूमंस के अलावा भी वो ह्यूमंस के वो इमोशंस जो है ना उनको फील कर सकते हैं। फिर वो वहाँ पे हिस्टोरिकल हमें एक मतलब बैकग्राउंड सा बताता है कि पैथागोरियंस जो थे ना वो बहुत पहले ही इस बात को मान चुके थे। वो कहते थे एनिमल के अंदर भी सेम वही इमोशंस पाए जाते हैं जो ह्यूमंस के अंदर पाए जाते हैं। ओके, सो आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स ऐड की हैं। फर्स्ट पिक्चर में एक ट्रक आया है, उसमें अब उसके फर्डिनेंड के फादर को लेके जाया जा रहा है बुल फाइटिंग के लिए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि बेबी फर्डिनेंड किस तरह, मतलब एक इनोसेंस का एक सिंबल नज़र आ रहा है उसके अंदर, किस तरह वो अपने फादर को देख रहा है जाते हुए। सो नेक्स्ट वन में हमारे पास जो लास्ट वन है उसमें हम देखते हैं कि ट्रक वापस आ गया है, बट ट्रक जो है वो खाली है और उसमें फर्डिनेंड का फादर नहीं है। सो इट मीन्स कि बुल फाइटिंग में किल कर दिया गया है उसके फादर को। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि अब फर्डिनेंड अकेला रह गया उस फार्म हाउस में, क्योंकि अब उसके फादर को किल कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमने स्पायरा का एक हम रेफरेंस देखते हैं कि वो क्या बोलती है अपने इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स में। बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज एंड मीडिया कवरेज ऑफ controversies सराउंडिंग ह्यूमन्स क्रूल्टी टू एनिमल्स continuously boost that animal rights and welfare movements in the state and यूरोप। तो यहाँ पे अब हमें ये बताया जा रहा है कि स्पायरा कहती है कि अब मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं बहुत सी बुक्स में, डॉक्यूमेंट्रीज़ में, और मीडिया जो है ना वो इस चीज़ को डिपिक्ट करवा रहा है, किस चीज़ को, एनिमल्स की क्रूल्टी को जो कि वो ह्यूमंस के ऊपर कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं, उनके साथ प्ले कर रहे हैं, लाइक दे आर प्लेइंग अ डेड गेम, उनको मार रहे हैं, उनका एक मैसिव लेवल पे उनको हंट कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एनिमल्स के राइट्स के बारे में बात की जा रही है, और बहुत सारी मूवमेंट्स एक बनाई गई हैं किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में। क्योंकि यहाँ पे बहुत सी स्टेट्स में, बहुत सी कंट्रीज़ में इस तरह है कि आप एनिमल्स को फॉरबिडन किया जाता है कि आप इनको नहीं मार सकते, इवन कि आप इनको कुछ खिला भी नहीं सकते जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में कोई इशू आए। ओके, सो मूव्स टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे मेरे पास 2 पिक्चर्स हैं इस स्लाइड में। फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि फर्डिनेंड है, एक बहुत ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स है, फुल ग्रीनरी है, नेचर है, फ्लावर्स में बहुत सारे, और फर्डिनेंड यहाँ भी हमें एक फ्लावर को स्मेल करता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये जो पिक्चर है ना ये हमें तब पता चलती है फर्डिनेंड अब उस फार्म हाउस से भाग आया, वहाँ से भाग आया है, अब ये इस जगह पर आया है। यहाँ पे इसको एक कैरेक्टर मिलता है नीना, और नीना इसको अपने घर ले जाती है। वेरी नेक्स्ट वन, अब फर्डिनेंड जो है वो बड़ा हो चुका है और हमें नीना दिखाई देती है और साथ में उसका फादर। यहाँ पे भी हमें नेचर दिखाई देती है, बहुत ब्यूटीफुल सी सीनरी है, एक अच्छा सा सिनेरियो क्रिएट किया गया है और नीना और फर्डिनेंड डांस कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो एन एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स, दे आर एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स। एक्चुअली ये नीना और ये उसका फादर, दिस इज ऑल्सो एन इनएनिमेट थिंग्स, दे आर नॉट ह्यूमंस। वो अदर बात है ये एक मूवी में है, बट दे आर नॉट ह्यूमंस, दे आर समथिंग इनएनिमेट थिंग्स। तो ये हमें गुड एंड बैड कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं हम स्लाइड्स पे। यहाँ पे भी हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पर क्या होता है, फर्डिनेंड जो है ना उसको एक चीज़ ना, उसको कोई पिन लग जाती है और उसको एक्चुअली बी स्टिंग करती है, उसको एक शहद की मक्खी काट देती है, जिसकी वजह से वो एक फेस्टिवल में आया होता है और वो डर जाता है जिसकी वजह से, और लोगों को लगता है, और यहाँ पे हम पिक्चर में देखते हैं कि वुमन जो है वो कहती है ही इज़ अ मॉन्स्टर, लेकिन उसने किया कुछ नहीं होता, वो डर जाता है उसकी वजह से, और लोग उसको पकड़ने लगते हैं, भागते हैं तो वो भागता है। और ये नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि उसको रस्सियों के साथ बांधा हुआ है, ठीक है, प्रोटेक्शन वाले आ गए हैं, वही बुल वाले आ गए हैं जो जहाँ ये बचपन में रहता था।
अब वो बार बार अपनी लैंग्वेज में कह रहा है इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे मुझे स्टिंग किया गया था, मुझे एक बी ने स्टिंग किया था जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रायन जो है उसका एक रेफरेंस है, यूजिंग एनिमल्स एज सिम्बॉलिक एंड मेटाफोरिकल डिवाइसेस टू डिस्क्लोज ट्रूथ अबाउट ह्यूमन साइकी would create a falsify animalized human perspective, which, because still deeply rooted in human experience, will in return reveal a humanized view of animal life. सो एनिमल्स का इस्तेमाल करते हुए सिम्बॉलिकली या मेटाफोरिकली क्या हमें बताता है, हमें एक ट्रूथ को एक्सपोज करता है, डिस्क्लोज करता है ह्यूमन साइकी के बारे में, कि किस तरह उन्होंने एक एनिमल्स के बारे में खुद ब खुद ही एक गलत कॉन्सेप्ट बना लिया गया है। लाइक अगर एक डॉग है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, वो जा रहा है, तो उससे डरना, उसको हिट करना, वो एक खुद ब खुद कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि इससे हमें थ्रेट है, ये हमें मारेगा। इसके इसके बरक्स वो मार नहीं रहा, ही इज जस्ट वॉकिंग, लेकिन फिर भी उससे सब डर हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फॉल्सिफाई कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनाइज्ड वर्ल्ड। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है थोड़ा, कि फर्डिनेंड को सिलेक्ट कर लिया जाता है बुल फाइटिंग के लिए। फर्डिनेंड जो ज़बरदस्ती उसको लेके जाया जाता है। हमें फर्स्ट पिक्चर में दिखाई देता है कि बुल फाइटर उसको परसुएड कर रहा है, एग्रेसिवली बोल रहा है फाइट, मुझसे फाइट करो, बट फर्डिनेंड उसको कंटिन्यूसली रेजिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें पिक्चर में पता चलता है कि यहाँ पे अपना यहाँ पे अगर आप गौर से देखो ना, देयर आर थ्री थिंग्स, द मेन थ्री थिंग्स, फर्डिनेंड, अ फ्लावर एंड बुल फाइटर। इन दोनों के दरमियान में एक छोटी सी रेड सी चीज़ है, वो हमारे पास फ्लावर है। अब देखो, एक तरफ नेचर है और एक तरफ हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास वायलेंस है। अब किस तरह नेचर एक ऑपोजिट चीज़ हो गई है और किस तरह वायलेंस चीज़ जो होगी ना, वो एक तरह एग्रेशन ऑपरेशन एक साइड पे हो गई है। तो ये पिक्चर जो है, ये सिर्फ पिक्चर नहीं है, ये बहुत सारे हमें एक चीज़ों को डिपिक्ट करती है, बहुत सारी एक कॉन्सेप्ट दे देती है और हमें एक लाइक हमारे थॉट प्रोसेस को मॉडिफाई कर लेती है। तो नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर मैंने दो चार्ट्स यूज़ किए हैं, द बार चार्ट एंड द पाई चार्ट। एक्चुअली ये जो मैंने बार चार्ट यूज़ किया है ना, ये मैंने बताया है कि किस तरह ना मतलब एनिमल्स को ना यूज़ किया गया है 1940s से लेकर 2010 तक, ठीक है। प्रोटैगनिस्ट एनिमल के यूज़ किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो चिल्ड्रन के अंदर एक फियर था ना, एक परसेप्शंस थी एनिमल्स को लेके, वो चेंज हो गई। नेक्स्ट चार्ट में भी मैंने यही शो किया गया है कि किस तरह एनिमल प्रोटैगनिस्ट को यूज़ किया गया है। सो विंकलर हमें कहता है इसके अपने इसमें एक रिसर्च पेपर में, experiencing wild animals in storybooks and movies long before they encounter them in the nature, children's perception of animals has changed a lot over the past few decades. देखा, कुछ सालों में अब चिल्ड्रन, बच्चों की जो परसेप्शन थी ना एनिमल्स को लेकर, वो चेंज होगी। नाउ दे आर लविंग टुवर्ड्स एनिमल्स। सो अब हम जा रहे हैं अपने बिल्कुल एक कंक्लूजन की तरफ। In a nutshell, Ferdinand movie explores the theme of love, suffering, and discusses the various kinds of possibilities of animalistic humanoid world. It presents anthropomorphic society and reveals how animals behave if they are subjected to real human beings and how they will act if they are given the same attributes to human things. Actually, हम इसको यही कह सकते हैं, ये मूवी जो है ना, दिस इज़ अ मिरर टूवर्ड्स अस। लाइक ये टोटली एक मिरर है हमारे लिए, जो वो कर रहे थे वही हम ह्यूमंस करते हैं। सो इन द नेक्स्ट वन, ये मैंने कुछ रेफरेंसेस जहाँ से मैंने ये रेफरेंसेस कोट किए थे, हेयर आर द द रेफरेंसेस, एक यू कैन ऑल्सो गो फ्रॉम देयर। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।